हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, पब्लिक फाइनेंस से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। और ये हमारी एमसीक्यूज की सेकंड क्लास है। और पिछली क्लास अगर आपको देखनी हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो हमारी क्लास है ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसके अलावा किसी भी स्टेट में पीजीटी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। और आगे भी आपको अच्छी अच्छी क्लासें मिलती रहेगी। और हम सीधा अपनी क्लास पर चलते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते जाते हैं पिछली क्लास में हमने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े। तो देखिए, ये हमारे क्वेश्चन पिछली क्लास के थे। ये हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन पढ़े थे। अब देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्ति तब होती है जबकि। अब देखिए, ये हमारा कौन सा सिद्धांत से क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत। अधिकतम सामाजिक लाभ, ये सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने दिया। किसने दिया था, डाल्टन ने ये सिद्धांत दिया है। और इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति कब होती है, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति कब होती है, जब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बराबर क्या होता है, यानी सीमांत सामाजिक त्याग। क्या है, सीमांत सामाजिक त्याग किसके बराबर होगा, सीमांत सामाजिक लाभ यानी मार्जिनल सोशल बेनिफिट, सीमांत सामाजिक लाभ के बराबर हो। सीमांत सामाजिक त्याग सीमांत सामाजिक लाभ के बराबर होगा तब क्या होगा, अधिकतम सामाजिक लाभ। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे क्या है, टैक्स, यहाँ पर हमने क्या लिया, टैक्स। और यहाँ पर हमने क्या लिया, सीमांत त्याग। क्या लिया, सीमांत त्याग। अब देखिए, जैसे जैसे टैक्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे टैक्स बढ़ते वैसे ही लोगों का जो सीमांत त्याग है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, जैसे जैसे सीमांत त्याग बढ़ता है तो जैसे जैसे टैक्स बढ़ते हैं सीमांत त्याग भी क्या होता है, सामाजिक सीमांत त्याग क्या होता है, बढ़ता जाता है। और अगर हमने क्या लिया इधर, सीमांत लाभ, क्या है, सीमांत लाभ। और इधर क्या लिया, सरकारी खर्च, सरकारी व्यय। यानी जैसे जैसे सरकारी व्यय बढ़ता है, जैसे जैसे सरकारी व्यय बढ़ता है तो क्या होता है, जो सीमांत लाभ है वो क्या होता है, घटता है। जैसे सरकार अगर थोड़ा खर्च करेगी तो उससे सीमांत लाभ ज़्यादा मिलेगा। और जैसे जैसे सरकार खर्च को बढ़ाती जाती है, जैसे जैसे सरकार खर्च को क्या करेगी, बढ़ाएगी, तो सीमांत जो लाभ होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। देखिए, जैसे जैसे सरकार खर्च को क्या होगी, सरकारी व्यय बढ़ेगा तो सीमांत जो लाभ होगा वो क्या होगा, प्रारंभ में अधिक होता फिर धीरे धीरे घटता जाता है। यानी मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ये क्या होता है, ऋणात्मक ढाल होता है, यानी घटता जाता है। और जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगी वहाँ पर देखिए ये लेवल, ये जो लेवल है ये क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ है। ये क्या है, जैसे यहाँ पर ओ और यहाँ पर हमने ए नाम दे दिया तो ये ओ ए क्या है, ओ ए मात्रा जो है ये क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ की मात्रा है। देखिए आगे हम इसको देख लेते हैं। देखिए, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की व्याख्या किसने की, अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत की व्याख्या डाल्टन ने की। अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत के अनुसार सरकार को सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय में इस प्रकार संतुलन करना चाहिए कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यानी सार्वजनिक आय यानी सरकार की आय, सरकार की आय किससे मिलती है, टैक्स से।
और सार्वजनिक व्यय यानी सरकार जो भी योजनाओं पर खर्च करती है, तो इस इन दोनों में किस प्रकार का संतुलन चाहिए कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। समाज में क्या होनी चाहिए, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि सीमांत सामाजिक त्याग क्या होना चाहिए, सीमांत सामाजिक त्याग यानी मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस किसके बराबर होना चाहिए, सीमांत सामाजिक लाभ के यानी मार्जिनल सोशल बेनिफिट। ये देखिए, ये सीमांत सामाजिक लाभ जो कि क्या होता है, जो सरकारी खर्च है स्पेंड, ये अगर बढ़ता है तो सीमांत सामाजिक लाभ क्या होता है, घटता जाता है धीरे धीरे। और जैसे जैसे सरकार टैक्स को बढ़ाती है, टैक्स बढ़ता है तो क्या होता है, सीमांत त्याग धीरे धीरे बढ़ता जाता है, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। जहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे वहाँ पर अधिकतम सामाजिक लाभ होगा। ये अम लेवल जो है ये मार्जिनल सोशल एडवांटेज यानी अधिकतम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी अधिकतम सामाजिक लाभ का ये स्तर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है केवल कराधान, दूसरा है केवल सार्वजनिक व्यय, तीसरा है केवल सार्वजनिक ऋण और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है कराधान और सार्वजनिक व्यय दोनों से। तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो हम पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा इसी में देख सकते हैं। देखिए, हम इसमें ये जो हमने पहले पिछला क्वेश्चन पढ़ा था इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत ये किससे संबंधित है। तो देखिए, यहाँ पर क्या लगा रही है, सरकार टैक्स लगा रही है, इससे क्या हो रहा है, सामाजिक ये जो है सीमांत त्याग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सरकार टैक्स लगा रही है यानी कराधान, कराधान यानी क्या होता है, टैक्स। तो ये कराधान से संबंधित है। दूसरा क्या है, ये स्पेंड यानी सरकारी खर्च, क्या होता है, सरकारी खर्च। जैसे जैसे सरकारी खर्च बढ़ता है वैसे वैसे ये सीमांत लाभ धीरे धीरे घटता है। तो देखिए, ये जो वक्र है ये किससे संबंधित है, ये है कराधान से संबंधित है। और ये जो वक्र है ये किससे संबंधित है, ये सार्वजनिक व्यय यानी ये सिद्धांत सार्वजनिक व्यय और कराधान दोनों से संबंधित है। किससे संबंधित है, सार्वजनिक व्यय और कराधान दोनों से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि डी आंसर होगा, कराधान और सार्वजनिक व्यय दोनों से संबंधित है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। अब देखिए, हम प्रश्न की व्याख्या में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन और पिगू ने दिया। डाल्टन के बाद पिगू का नाम भी याद रखना इसमें। और ये सिद्धांत किस पर आधारित है, सम सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। ये सिद्धांत सम सीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। और जो ये जो है ये हमने पहले पढ़ा वही लिखा है, करों तथा सार्वजनिक व्यय को उसी सीमा तक बढ़ाया जाए जिस पर कि कर की एक अतिरिक्त इकाई के कारण उत्पन्न त्याग यानी सीमांत सामाजिक त्याग व्यय की एक अतिरिक्त इकाई से उत्पन्न उपयोगिता के बराबर हो यानी सीमांत सामाजिक लाभ के बराबर हो। जो हमने पिछले पेज पर पढ़ा सेम वही है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी अलग है कि टैक्स और सार्वजनिक व्यय इसको उस सीमा तक बढ़ाना चाहिए कि इसकी सीमांत इकाई से प्राप्त अनुपयोगिता और इसकी सीमांत इकाई से प्राप्त उपयोगिता आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी सीमांत सामाजिक लाभ बराबर सीमांत सामाजिक त्याग हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा आठवां प्रश्न क्या है, वेगनर का नियम किससे संबंधित है। क्या है, वेगनर का नियम किससे संबंधित है। तो देखिए, वेगनर का जो नियम है वो है सार्वजनिक व्यय का नियम। कि कौन सा नियम है, सार्वजनिक व्यय का। अब देखिए, वेगनर के नियम के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। वेगनर ने कौन सा नियम दिया, सार्वजनिक व्यय का नियम दिया, यानी सरकार के व्यय का नियम दिया। अब देखिए, वेगनर क्या बताते हैं कि एक देश में क्या होता है, अगर औद्योगिकरण होता है उससे क्या है कि आर्थिक विकास की दर क्या है, बढ़ती जाती है। तो देखिए,
जब औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या होती है, आर्थिक विकास होता है। तो देखिए, जो अर्थव्यवस्था विकास करती है तो उसमें क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय है वो आर्थिक विकास की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। आर्थिक विकास होता है तो क्या होता है, सार्वजनिक व्यय। क्या होता है, सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास की तुलना में, आर्थिक विकास की तुलना में आर्थिक विकास की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है, अधिक तेजी से बढ़ता है। जैसे माना कि आर्थिक विकास यानी अर्थव्यवस्था 10% की दर से वृद्धि कर रही है, तो सार्वजनिक व्यय में 10% से अधिक, जैसे 15-20%, 25%, यानी आर्थिक विकास की तुलना में ज़्यादा तेजी से सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। इसको एक वक्र की सहायता से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे इधर हमने समय ले लिया और इधर हमने जैसे आय और व्यय ले लिया, आय यानी राष्ट्रीय आय या और सरकारी व्यय ले लिया। तो देखिए, जैसे ये है अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है, ये क्या है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। तो सार्वजनिक व्यय कैसे बढ़ेगा, सार्वजनिक व्यय इससे ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, यानी सार्वजनिक व्यय ऐसे बढ़ेगा, सार्वजनिक व्यय अर्थव्यवस्था की विकास की दर से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। ये वेगनर का नियम है। और इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम में, यूजीसी नेट या कोई भी कॉलेज लेक्चरर एग्जाम हो वहाँ उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया इम्पोर्टेंट, और पहला पॉइंट तो ये सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जो सरकार के कार्य है, सरकार के कार्यों में गहन तथा विस्तृत दोनों प्रकार की वृद्धि होती है। सरकार के कार्यों में गहन तथा विस्तृत दोनों प्रकार की वृद्धि होती है। गहन और विस्तृत का क्या मतलब है कि सरकार जैसे कोई पुरानी योजना है, तो पुरानी योजना में जैसे पहले माना कि सरकार 100 रुपये खर्च कर रही है, तो अब उस पर 150 रुपये खर्च कर रही है पुरानी योजना पर। तो एक वृद्धि तो यह हो गई कि यहाँ पर सरकार का खर्च बढ़ गया है। और दूसरा क्या है कि सरकार नई योजनाएं, जैसे पहले सरकार 100 योजनाएं चला रही थी, अब सरकार ने 10 योजनाएं 20 योजनाएं और नई चालू कर दी, तो इस पर भी सरकार का क्या होता है, सरकार का खर्च बढ़ता है। एक तो क्या है कि पुरानी योजना पर ज़्यादा खर्च करती है, और एक क्या है सरकार नई योजनाएं चालू करती है। तो इसको बोलते हैं गहन तथा विस्तृत वृद्धि। गहन का मतलब क्या है, पुरानी योजनाओं पर ज़्यादा खर्च करना, और विस्तृत मतलब क्या है कि नई योजनाएं लागू करना। तो ये वेगनर के नियम के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, या एक बार इसका ये देख लेते हैं वेगनर का। देखिए, एक बार फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सिद्धांत के। देखिए, जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडोल्फ वेगनर द्वारा प्रतिपादित किए गए राज्य के कार्यों में वृद्धि के नियम, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज्य के कार्यों में वृद्धि के नियम। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राज्य के कार्य में वृद्धि का नियम किसने दिया, ये क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, राज्य के कार्यों में वृद्धि का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। ये नियम किसने दिया, तो वेगनर ने ये नियम दिया। और राज्य के कार्यों में क्या होती है, विस्तृत और गहन वृद्धि होती है, और आर्थिक वृद्धि की तुलना में सार्वजनिक व्यय अधिक तेजी से बढ़ता है। ये मैंने पिछले पेज पर ही बता दिया आपको। तो ये था वेगनर का नियम। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए,
द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसके लेखक कौन है? तो द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है? मस्ग्रेव है। ये बुक किसकी है? द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, रिचर्ड मस्ग्रेव की पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है? रिचर्ड मस्ग्रेव है। और ये पुस्तक कब आई? 1959 में। कब आई? 1959 में। अब हमारा 10वां प्रश्न है, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? तो हमारे ऑप्शन सही है एजवर्थ। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत किसने दिया? एजवर्थ ने। एजवर्थ के अनुसार सरकार को इस प्रकार से टैक्स लगाने चाहिए कि समाज को न्यूनतम त्याग करना पड़े। देखिए, न्यूनतम त्याग के सिद्धांत के प्रतिपादक एजवर्थ है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज पर कर का कुल भार कम से कम होना चाहिए, यानी सरकार को टैक्स इस प्रकार से लगाना चाहिए कि समाज पर करों का भार क्या होना चाहिए? कम से कम हो। करों का भार क्या हो? कम से कम हो। तो ये है हमारा न्यूनतम त्याग का सिद्धांत। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या है, वेगनर के वर्तमान राजकीय क्रियाओं के नियम के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रासंगिक है? तो देखिए, सार्वजनिक व्यय निर्बाध व सतत ढंग से नहीं बढ़ता, ये गलत है, क्योंकि सार्वजनिक व्यय क्या है? निर्बाध और सतत ढंग से बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, ये सब बढ़ता है सार्वजनिक व्यय, और अर्थव्यवस्था की विकास दर से ज़्यादा होती है इसकी वृद्धि दर। अब देखिए बी क्या है, सार्वजनिक व्यय सीढ़ी नुमा तरीके से बढ़ता है। अब सीढ़ी नुमा तरीके का क्या मतलब? ऐसे, तो ऐसे सार्वजनिक व्यय नहीं बढ़ता, ये गलत है। ये ऐसे किस में बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है वाइजमैन पिकोक परिकल्पना में। किस में बढ़ता है? वाइजमैन पिकोक परिकल्पना में ऐसे सीढ़ी नुमा बढ़ता है। अब देखिए सी ऑप्शन क्या है, सरकार की गतिविधियों की अंतर्जात प्रवृत्ति होती है कि वह गहन रूप से तथा विस्तारित रूप से बढ़ती है। तो ये हमारा सी ऑप्शन से है कि सरकार की गतिविधियां है वो क्या है? एक तो गहन रूप से बढ़ती है और एक विस्तारित रूप से। गहन का क्या मतलब है कि जो पुरानी योजना है उस पर ज़्यादा व्यय किया जाता है, और विस्तारित मतलब नई नई योजनाएं लागू की जाती है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब देखिए हमारा 12वां प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 में हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो देखिए हमारा पहला नाम क्या है? J.M. बुकानन। तो J.M. बुकानन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो J.M. बुकानन का सिद्धांत है लोक विकल्प सिद्धांत। J.M. बुकानन का सिद्धांत कौन सा है? लोक विकल्प सिद्धांत। ये किसने दिया? J.M. बुकानन। यानी सबसे पहले क्या आएगा? हमारा 3 आएगा। उसके बाद बी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है? फिंडले सिराज। तो फिंडले सिराज ने क्या दिया है? सार्वजनिक व्यय के नियम, लोक व्यय के नियम किसने दिए? फिंडले सिराज ने दिए। तो हमारा इसके बाद बी में क्या आएगा? बी में आएगा 1। और फिर है हमारा आर एन भार्गव। इसने दिए थी संघीय वित्त की धारणा। इसने कौन सी दी? संघीय वित्त की धारणा। तो हमारा इसके बाद क्या आएगा? 4। और एपी लर्नर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कार्यात्मक वित्त की अवधारणा किसने दी? एपी लर्नर ने दी। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा? 2। तो देखिए हमारा 3, 1, 4, 2 किस में है? 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? बी है। और ये चारों याद रखना कि जैसे J.M. बुकानन ने कौन सी धारणा दी? तो लोक विकल्प सिद्धांत। ये चारों याद रखना। ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, और ये UGC नेट का पेपर 2 का दिसंबर 2012 का प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आंसर कौन सा सही है? बी वाला। पिछले क्वेश्चन का हमारा बी आंसर सही है। अब देखिए 13वां प्रश्न है, बढ़ते सरकारी खर्चों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है। बढ़ते सरकारी खर्चों के सिद्धांत, बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का सिद्धांत किसने दिया? तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ये किसने दिया? एडोल्फ वेगनर ने दिया। ये सिद्धांत किसने दिया? एडोल्फ वेगनर।
तो ये केवल ए से संबंधित है, यानी सी वाला आंसर हमारा सही है। ये हमारा सी आंसर सही है। बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का नियम किसने दिया? एडोल्फ वेगनर ने। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये इसमें देखिए, ये एडोल्फ वेगनर का जो नियम है, इसमें ये लिखा हुआ है कि एडोल्फ वेगनर द्वारा प्रतिपादित किए गई राज्य के कार्यों में वृद्धि का नियम, यानी राज्य के कार्यों में वृद्धि का नियम कौन किसने दिया? वेगनर ने दिया, एडोल्फ वेगनर ने। तो ये हमारा क्वेश्चन था अभी। बढ़ते हुए सरकारी खर्चों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? एडोल्फ वेगनर ने। अब देखिए, बढ़ते सरकारी खर्चों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत से एडोल्फ वेगनर की प्राकल्पना संबंधित है। एडोल्फ वेगनर ने बढ़ती हुई राजकीय क्रियाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने ये स्थापित किया कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की दर अर्थव्यवस्था में समृद्धि दर से अधिक होती है। ये मैंने पहले ही बता चुका कि सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि दर होती है वो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से क्या होती है? अधिक होती है। जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, राज्य की क्रियाओं में और तेज़ी से विस्तार होता है। यानी आर्थिक विकास जैसे 10% से होता है तो राज्य की क्रियाएं 10% से अधिक, जैसे 12%, 15%, यानी 10% से अधिक होती है आर्थिक क्रियाओं में। मतलब सार्वजनिक व्यय में वृद्धि आर्थिक क्रियाओं की तुलना में ज़्यादा होती है। अब देखिए, हमारा 14वां प्रश्न क्या है? 14वें प्रश्न में हमें मिलान करना है। तो कराधान का नियम, सबसे पहले क्या है? कराधान के नियम। तो ये दिए हैं एडम स्मिथ ने। कराधान के नियम किसने दिए? एडम स्मिथ ने। यानी हमारे कराधान के नियम इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए, हमारे ए में फर्स्ट में 2 कौन कौन से में? एक तो ए ऑप्शन में है और एक है सी में, यानी बी और डी तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए, सार्वजनिक व्यय के नियम। सार्वजनिक व्यय के नियम ये किसने दिए? ये दिए फिंडले सिराज ने। ये हम पिछले प्रश्न में ही पढ़ चुके। देखिए, हम पिछला प्रश्न निकालते हैं एक। फिंडले सिराज, इन्होंने कौन सा दिए हैं? लोक व्यय के नियम, यानी लोक व्यय यानी सार्वजनिक व्यय। फिंडले सिराज ने कौन सा नियम दिया? सार्वजनिक व्यय के नियम। तो देखिए, सार्वजनिक व्यय के नियम किसने दिए? फिंडले सिराज। सार्वजनिक व्यय के नियम फिंडले सिराज। यानी 2 में कौन सा सही है? सेकंड में सही है 3 नंबर, यानी सेकंड में सही है 3 नंबर। इसमें 3 नंबर कहाँ पर है? इसमें और इसमें, दोनों में है। यानी ये दोनों विकल्प अभी तक सही चल रहे हैं हमारे। अब देखिए, प्रभावी कर भार क्या है? प्रभावी कर भार का सिद्धांत किसने दिया? प्रभावी कर भार का सिद्धांत ये दिया है यूके हिक्स। ये दिया था यूके हिक्स, यानी उर्सुला के हिक्स। इन्होंने दिए प्रभावी कर भार के सिद्धांत। यानी इसमें क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी तीसरे में 1 नंबर ये है, यानी केवल ए ऑप्शन में मिल रहा है। यहाँ पर ये गलत हो गया, तो हमारा ए आंसर सही है। अब देखिए, सार्वजनिक व्यय का लाभ प्राप्ति उपगम किसने दिया? एरिक लिंडाल ने। तो ये देखिए, यूजीसी नेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मिलान करने के आप अच्छी से प्रैक्टिस करें, या ये याद रखें कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। ये देखिए, हमारा ए ऑप्शन सही है। कराधान के नियम एडम स्मिथ ने दिए, सार्वजनिक व्यय के नियम फिंडले सिराज और प्रभावी कर भार यूके हिक्स, और सार्वजनिक व्यय का लाभ प्राप्ति उपागम एरिक लिंडाल ने दिया। अब देखिए, हमारा 15वां प्रश्न है। सूची 1 के पदों को सूची 2 से दिए गए कूट से मिलान कीजिए। अब देखिए, राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम। राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम ये हमने अभी पहले ही पढ़ा है कि ये कौन सा नियम है? राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम वेगनर का नियम। किसका नियम है? एडोल्फ वेगनर। यानी पहले का क्या है? 2 नंबर का सही है। तो फर्स्ट में ये 2 नंबर ये आ रहा है, यानी ओनली बी में ही आ रहा है 2। तो हमारा बी, पहले ऑप्शन को देखते ही हमारा बी सही हो गया। अब बाकी को भी मिलाते हैं। विस्थापन प्रभाव ये किसने दिया? वाइजमैन पिकोक ने। विस्थापन प्रभाव किसने दिया? वाइजमैन पिकोक। वाइजमैन पिकोक परिकल्पना में देखिए, एक तो था निरीक्षण प्रभाव, विस्थापन प्रभाव
विस्थापन प्रभाव और एक है संकेंद्रण प्रभाव। ये तीनों प्रभाव किससे संबंधित है? वाइजमैन-पिकॉक। तो हमारा दूसरे का 3 सही हो गया, तो ये दूसरे पर 3 सही है। और संघी वित्त और क्रियात्मक वित्त, ये हमारे पहले अभी जो हमने जस्ट सॉल्व किए उन क्वेश्चन में आ चुके। संघी वित्त की धारणा किसने दी? RN भार्गव ने, यानी तीसरे का 1 नंबर सही है, तो ये तीसरे का 1 नंबर। और क्रियात्मक वित्त की धारणा AP लर्नर ने दी है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए कार्यशील वित्त, कार्यशील वित्त की धारणा किससे संबंधित है? तो कार्यशील वित्त जो क्रियात्मक वित्त था, क्रियात्मक वित्त किसने दिया? AP लर्नर ने दिया। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप किसने दिया? प्रोफेसर बलजीत सिंह ने कौन सा कार्यशील वित्त दिया? जो कि आवंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? आवंटन से। देखिए केन्स तथा लर्नर द्वारा प्रतिपादित कार्यात्मक वित्त यानी फंक्शनल फाइनेंस के स्थान पर प्रोफेसर बलजीत सिंह ने कौन सी परिकल्पना दी? कार्यशील वित्त यानी एक्टिवेटिंग फाइनेंस। प्रोफेसर बलजीत सिंह ने कौन सी परिकल्पना दी? एक्टिवेटिंग फाइनेंस। और ये क्यों दी का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया? उनके अनुसार केन्स तथा लर्नर की कार्यात्मक वित्त यानी फंक्शनल फाइनेंस का विचार केवल विकसित देशों के लिए ही उपयुक्त है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए स्फूर्तिदायक वित्त वाली राजकोषीय नीति उपयोगी सिद्ध होगी। तो ये था। अब देखिए ये हमारा 17वां प्रश्न है। इसमें क्या? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, ये इंग्लिश में लिखा है और इसका हिंदी होता है राज्य के बढ़ते हुए कार्यों का नियम। किसने दिया? तो वेगनर ने दिया। तो ये थे हमारे आज की क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।